अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाता हूँ मैं, नॉन एग्जैक्ट का। सही है। अब नॉन एग्जैक्ट का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि नॉन एग्जैक्ट को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जब दावा m अपॉन दावा n इक्वल ना आए, सॉरी, दावा m अपॉन दावा y इज नॉट इक्वल टू दावा n अपॉन दावा x, खामोशी से। तो ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन गिवन जो है वो नॉन एग्जैक्ट है, जिसे मैं कंडीशन चेक करवा सकता हूँ। सही है। इसको मैंने आपको बताया था कि इन्हीं को लिखने का एक और तरीका ये भी है कि हम लिखते हैं एम वाई नॉट इक्वल टू एन एक्स, तो ये नॉन एग्जैक्ट है। ठीक है जी। तो दावा एम अपॉन दावा वाई लिखो या एम वाई लिखो, बात एक ही है। दावा एन अपॉन दावा एक्स लिखो या एन एक्स लिखो, बात एक ही है। ठीक है जी। सबसे पहले तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई, मतलब ये हो गई आइडेंटिफिकेशन कि नॉन एग्जैक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करूं। जब आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद आप आएंगे सॉल्यूशन की तरफ। अब सॉल्यूशन की बात अगर करें तो सॉल्यूशन में एक कॉमन पैटर्न है जो हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे हमने होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व किया था, फिर नॉन होमोजीनियस को किया था, तो नॉन होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए हमने एक ऐसा मेथड अपनाया था जिसमें नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस बना बना दिया था हमने। तो समहाउ हमने नॉन एग्जैक्ट के लिए भी यही काम करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए नॉन एग्जैक्ट को वी कन्वर्ट नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसका मेथड है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप पहचानते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने उस दिन करवाया था आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कराने के लिए। तो नॉन एग्जैक्ट को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करेंगे हम। कैसे एग्जैक्ट में कन्वर्ट करेंगे? जब नॉन एग्जैक्ट के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन इन अ नटशेल इज नॉन एग्जैक्ट कन्वर्टेड इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोले जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया था, जिन्होंने लेक्चर लिया था उनके लिए तो आसान है। जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया था वो मुझे बता दें कि सॉल्यूशन किस तरह से होगा, ये समझ में आ गया आप लोगों को? बोले भाई नुमान साहब। सर समझने की कोशिश कर रहे हैं। चले मैं आपको वापस समझा देता हूँ यार। देखो, नॉन होमोजीनियस को कैसे किया था? होमोजीनियस में कन्वर्ट किया था ना उसको हमने। ये सर पहले होमोजीनियस में कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व किया था। बस वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं हम। नॉन एग्जैक्ट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एग्जैक्ट में। ठीक है जी, पहला स्टेटमेंट ये है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट ऐसे करेंगे कि जो भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ। सही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो वो एग्जैक्ट बन जाएगा। जैसे ही एग्जैक्ट बना तो उसको वैसे सॉल्व करेंगे जैसे एग्जैक्ट को सॉल्व करते हैं। फार्मूला उसका गिवन है हमें। ठीक है। चलें जी, अब आते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे मालूम किया जाएगा, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, इसके दो फार्मूला होंगे। इसको
IF इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रल p dx और IF इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रल q dy। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के कितने फार्मूला हैं? 2 फार्मूला हैं और के साथ, मतलब ये दोनों अप्लाई नहीं होंगे, इनमें से कोई भी एक अप्लाई होगा। सही है जी। यहां तक मुझे थोड़ा सा फीडबैक चाहिए आप लोगों का। बताएं, यहां तक कुछ समझ आया आपको? आपको कोई बात पल्ले पड़ रही है यहां तक के इंटीग्रेटिंग फैक्टर के 2 फार्मूला? अच्छा, अब हमें ये देखना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कौन सा वाला फार्मूला अप्लाई होगा। सही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, पी डी एक्स वाला या क्यू डी वाई वाला? ये चीज चेक करने के लिए हमारे पास दोनों की कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है हमारे पास? कंडीशन ये है कि अगर इफ एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू पी, अब देखें, आपको पता होना चाहिए कि ये एम वाई और एन एक्स क्या है। ये मैं पहले दिखा चुका हूं। एम वाई और एन एक्स देखें, मैं यहां पे दिखा चुका हूं। डावा एम अपॉन डावा वाई, डावा एन अपॉन डावा एक्स, ये दोनों एम वाई और एन एक्स, इन दोनों का बेटा डिफरेंस है यहाँ पे। एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन अगर पी के बराबर आ जाए तो हम फार्मूला यूज करेंगे इंटीग्रल पी डी एक्स वाला, और अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा आ जाए इफ एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एम इज इक्वल टू क्यू, इन दोनों में से जो कंडीशन ट्रू होगी उस कंडीशन को यूज करते हुए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला सिलेक्ट करेंगे। ये कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी। अब पहली कंडीशन ये है, अगर ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है, कंडीशन पी वाली जो है, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो इस पे जाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, और अगर ये कंडीशन फेल होती है तो फिर हम जाएंगे इस कंडीशन की। अच्छा जी, कंडीशन का फेलियर और सक्सेस किस पे डिपेंड करता है? इस पे डिपेंडेंसी है पी पे। हम लिखेंगे हेयर, ये कंडीशन है, हेयर पी इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, मतलब इन दोनों का ये जो डिफरेंस आएगा, ये वाला डिफरेंस, इसका आंसर में, इसके आंसर में अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स के टर्म्स हमें मिले तो फार्मूला ये वाला यूज करेंगे, और अगर इसमें सिर्फ एक्स ना मिले, वाई के टर्म्स भी मौजूद हो, तो ये कंडीशन फेल हो जाती है। फिर हम चले जाएंगे इस कंडीशन पे, और इस कंडीशन का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है? हम कहते हैं हेयर क्यू इज फंक्शन ऑफ y ओनली। Q के अंदर सिर्फ और सिर्फ y होगा और P के अंदर सिर्फ और सिर्फ x होगा। इन दोनों में से जो कंडीशन ट्रू हो जाए वो कंडीशन आप अप्लाई कर लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करने के लिए।
यहाँ तक कुछ बात समझ आई आप लोग? ये इसका बैकग्राउंड है नॉन एग्जैक्ट का। अब मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल पे जब जाऊंगा तो ये कंडीशंस वहां पे प्रूव होंगी, तो आपको ज्यादा क्लियर समझ भी आएगा। यहाँ तक थोड़ा सा बता दें कि 50-60% समझ आया है? सर मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया। अच्छा चलें, मुझे ये बताएं कि ये वाला स्लाइड आपको समझ आया है? जी सर, ये तो समझ आ गया। ये समझ आ गया ना? तो ये जो स्लाइड है ये आपको मैं अभी समझा दूंगा जब एग्जाम्पल पे आएंगे। ये सिर्फ हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन है, क्योंकि देखो बेटा हम यहाँ पे कह चुके हैं कि नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाने कैसे बनाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यूज करते हुए बनाएंगे। अब मसला ये है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है और कहाँ से लाएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, तो वो चीज यहाँ पे एक्सप्लेन है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। दो फार्मूला है ना, जब भी एक चीज के दो फार्मूला आ जाए तो दोनों एक साथ यूज नहीं होते हैं, कंडीशनल यूज होते हैं कि या तो ये यूज होगा या तो दूसरा यूज होगा। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है कि हम ये Q वाला फार्मूला यूज करें या P वाला फार्मूला यूज करें, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है। और सिलेक्शन प्रोसीजर ये जो मैंने बॉक्स किए हुए हैं, येलो में दोनों बॉक्स बनाए हुए हैं, ये दोनों हमें डिसाइड करके देंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा यूज करना है। क्योंकि नॉन एग्जैक्ट के अंदर जो असल कहानी है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की है। जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाल दिया, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वेशन के साथ और इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी, और उससे आगे की कहानी आप लोगों को ऑलरेडी पता है। सही है? तो अब चलते हैं, जो क्वेश्चन हमने कंसीडर किया था उसको लेके चलते हैं और हम इसमें देखते हैं कि कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। सही है? ताकि आप लोगों को क्लियर भी हो जाए। इसको हम अभी होल्ड पे रख रहे हैं, ये स्लाइडें वापस मैं आपको आके समझाऊंगा अभी, और ये कंडीशन यूज हो जाएगी तो फर्दर समझाने की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल मैंने बैकग्राउंड देने की कोशिश की कि 5, 10, 20% भी समझ आए सिर्फ। क्वेश्चन बताइए जरा। असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास। क्वेश्चन क्या था? किसी के पास असाइनमेंट खुला हुआ है? बोले भैया, असाइनमेंट खुला हुआ है किसी के पास? चले, ये भी मुझे करना पड़ेगा। नहीं खुला हुआ सर। बेटा असाइनमेंट तो सामने रखो ना। असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है e⁻x dx। ओपन कर लें जब तक अपने पास असाइनमेंट रखा। e⁻x dx प्लस e⁻x cot y प्लस 2y cosec y। टू वाई cosec y dy इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब इसमें हमने कंसीडर किया था, इसकी कंडीशन चेक करवा चुका हूं मैं। सॉल्यूशन पे आ जाइए। यहाँ पे m इज इक्वल टू e⁻x, तो इसका हम करेंगे डावा m अपॉन डावा y, जैसे प्रीवियस करवाया था। डावा m अपॉन डावा y इसका हो जाएगा 0। ठीक है? या फिर इसको हम ऐसे लिख लें कि my यहाँ पे क्या है, my इज इक्वल टू 0। दोनों चीजें आप लिख सकते हो। my किसके बराबर है? डावा m अपॉन डावा y के बराबर। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाइए n को कंसीडर कीजिए। Here n is equal to e⁻x cot y plus 2y cosec y। n को डेरिवेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स डावा n अपॉन डावा x। अगेन पहले करवा चुका हूं, ये वाले टर्म में x नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, खत्म हो गया ये टर्म। बाकी बचा ये टर्म। इस टर्म के अंदर जो cot y लिखा हुआ है ये कोएफिशिएंट है, तो cot y सेम रहेगा और e⁻x का डेरिवेटिव करेंगे, तो e⁻x का डेरिवेटिव आपको पता है कि e⁻x खुद रहेगा और cot y कोएफिशिएंट है तो उसको डेरिवेट नहीं करेंगे, सेम रखेंगे।
प्लस 0। ठीक है जी, इसको ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिख दें कि एन एक्स दावा एन अपॉन दावा एक्स, एक्स का मतलब क्या है कि ये एन एक्स है, और एन एक्स किसके बराबर मिला हमें, ई पावर एक्स कॉट वाई के बराबर। अब ये एक कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है। आपको यहाँ पे आइडिया हो रहा है कि एम वाई इज नॉट इक्वल टू एन एक्स, देयरफॉर इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट। ठीक है जी। अब सिर्फ इसमें एम वाई और एन एक्स आपने याद रखना है, ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। चले, अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे। कैसे? बाय फाइंडिंग आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर उस इक्वेशन के साथ आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। सही है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करने चले। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करने के लिए ये दो कंडीशंस थी, एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन इक्वल टू पी। तो पहले ये कंडीशन चेक करते हैं कि हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है या दूसरा वाला को यूज करना पड़ेगा। लिख लो यहाँ पे फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले क्या कंडीशन है भैया, कंडीशन है एम वाई माइनस एन एक्स, एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू पी। अच्छा जी, एम वाई का वैल्यू आपने निकाला था 0, माइनस एन एक्स का वैल्यू आपने क्या निकाला, ये देखें एम वाई यहाँ पे 0 निकला है, वो मैंने फार्मूला में पुट किया है। एन एक्स की वैल्यू है ई पावर एक्स कॉट वाई, यहाँ पे लिख लें ई पावर एक्स कॉट वाई डिवाइडेड बाय एन लिखना है, डिवाइडेड बाय एन, एन ये पूरा का पूरा है, दिस इंटायर थिंग। तो ये बराबर होगा पी के, और ये है ई पावर एक्स कॉट वाई माइनस 2y कोसेक वाई। ये पी का वैल्यू मिला है हमें। इस पी के अंदर मुझे बताएं कि कौन कौन से टर्म्स हैं। इसके अंदर x का टर्म भी है, इसके अंदर y के टर्म्स भी हैं, और अगर आप कंडीशन यहाँ पे देखें तो मैंने क्या लिखवाया था कि हेयर p इज फंक्शन ऑफ x ओनली, मतलब जो भी p का आंसर मिले वो क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर x होना चाहिए, उसके अंदर y नहीं होना चाहिए। अगर आप ये वाला कंडीशन यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें y भी मौजूद है, लिहाजा इंटीग्रेटिंग का फार्मूला जो ये था इंटीग्रल पी डीएक्स, ये अप्लाई नहीं होगा, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। इसके बरक्स कौन सी कंडीशन हमने अप्लाई करनी पड़ेगी, जो दूसरी कंडीशन गिवन थी क्यू डी वाई वाली, और ये कंडीशन क्या है, दिस कंडीशन इज एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एम इज इक्वल टू क्यू। तो एन एक्स क्या था, ई पावर एक्स कॉट वाई माइनस एम वाई 0 डिवाइडेड बाय एम, और एम की वैल्यू थी ई पावर एक्स। इक्वेशन अगर आपके सामने है तो एम बराबर है ई पावर एक्स, ये देखें एम ई पावर एक्स एम वाई 0 और एन एक्स ई पावर एक्स कॉट वाई, ये तीनों चीजें मैंने पुट कर दी, और ये बराबर होगा क्यू के। अब इसमें आप देख लें तो ये ई पावर एक्स में कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा,
बाकी बचेगा cot y इज इक्वल टू q। और ये वाला आपको कंडीशन ट्रू होके मिल रहा है। देखें, हमने कहा था कि q क्या होना चाहिए, q होना चाहिए फंक्शन इन y ओनली, और जो q का आंसर हमें मिला है यहाँ पे, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ y है, इसके अंदर x नहीं है। q इज अ फंक्शन प्योरली इन y। लिहाजा हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फार्मूला यूज करेंगे वो q वाला फार्मूला यूज करेंगे। बात समझ आई है? सर अगर दोनों कंडीशन नहीं आ रही हो तो? दोनों कंडीशन नहीं आ रही तो उसको बाद में कंसीडर करेंगे, फिलहाल इस पे फोकस रहने दें। जिन्होंने पहले नहीं समझा हुआ उसको पहले समझाने दें, उसकी बात भी बताता हूँ। तो मैं थोड़ा वेट करो ताकि इस क्वेश्चन को मैं प्रोसीड कर लूँ, ये अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। जी जनाब, नोमान, सुमेरा, हिफ्जा, आप लोगों को बेटा ये समझ आया है? सर यस ये सर। जो आपने ब्लू में करवाया ये नहीं समझ आया मुझे। बेटा कुछ भी नहीं किया है, जैसे ये रेड में जो कंडीशन मैच की थी ना, वही कंडीशन जाके ब्लू में हमने मैच करा। ये दो कंडीशंस गिवन है ना, ये वाली दो कंडीशंस गिवन है। यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है आपको ग्रीन में जो कि P वाले फार्मूला का है, और एक गिवन है रेड में जो कि Q वाले फार्मूला का है। हमने चेक करना है कि पहले P वाली कंडीशन चेक करनी है। हमने जब P वाली कंडीशन चेक की तो वो प्रूव नहीं हो रही थी। P की वैल्यू सिर्फ X में नहीं मिल रही थी हमें, P की वैल्यू में X और Y दोनों आ रहे थे। लिहाजा हमने इसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई इससे तो नहीं होगा। फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या था? दूसरा ऑप्शन था हमारे पास कि हम Q वाली कंडीशन को लेके आए। तो Q वाली कंडीशन का ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है कि nx माइनस एम वाई अपॉन एम करेंगे। इसका आंसर हमें मिलना चाहिए प्योरली y के अंदर। तो हमने वैल्यूज पुट की, nx की वैल्यू यहां से उठाई, ये nx की वैल्यू है, पुट कर दी nx की जगह पे, nx की जगह पे e पावर x cot y पुट कर दिया। एम वाई जीरो गिवन है, निकाला है हमने, वो एम वाई की जगह पे पुट कर दिया जीरो अपॉन एम, तो एम भी यहाँ पे हमें गिवन है इक्वल टू ई पावर एक्स, वो भी पुट कर दिया। सिंप्लीफाई किया तो ई पावर एक्स में कैंसिल हो गया, बाकी हमें क्या बचा? कॉट वाई। और कॉट वाई में देखें तो सिर्फ और सिर्फ वाई का टर्म है, एक्स का टर्म इसमें नहीं है। लिहाजा ये कंडीशन होल्ड कर रही है, दिस कंडीशन इज ट्रू। अब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला यूज करेंगे वो ये होगा, आई एफ इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल क्यू डी एक्स, क्यू डी वाई, सॉरी, ये वाला फार्मूला। ये फार्मूला यूज नहीं हुआ, P वाला फार्मूला यूज नहीं हुआ, Q वाला फार्मूला यूज हुआ, क्योंकि P की कंडीशन ट्रू नहीं मिली हमें, Q की कंडीशन ट्रू मिल गई है। क्लियर? आगे चले? जी सर। चल रहे थे सर। अच्छा जी, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे, क्या मिला हमें? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम मालूम करेंगे यूजिंग फार्मूला e पावर इंटीग्रल Q dy, ठीक है। और Q का वैल्यू क्या निकाला हमने? Q इज इक्वल टू कोटेंजेंट y, सही है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल ऑफ कोटेंजेंट y dy। इंटीग्रेशन परफॉर्म करें इसकी, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होगा एक्सपोनेंशियल पावर लॉगरिथम साइन y। फार्मूला शीट देख लीजिए, फार्मूला शीट में कोटेंजेंट का इंटीग्रेशन होता है लॉगरिथम साइन x, लॉगरिथम साइन। अगर फार्मूला शीट आपके पास अवेलेबल है तो इंटीग्रेशन ऑफ कोटेंजेंट इज लॉगरिथम साइन, ठीक है। क्लियर है?
अब आपको पता है कल भी हमने किया था कि जब लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल एक साथ आ जाते हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, लिहाजा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ साइन वाई। आई बात समझ में? ये वाला फार्मूला कैसे हमने ड्राइव किया, ये समझ आया? बोले। यस सर, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर ये समझ आ गया तो आपको याद है मैंने कहा था मेथड में कि नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे, बाय मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने मालूम करना है या मालूम किया है उसको नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन जो हमें गिवन है क्वेश्चन में उसके साथ आके मल्टीप्लाई कराना है बोथ द साइड। जैसे ही उसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो गिवन इक्वेशन आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम मल्टीप्लाई करा दें, मल्टीप्लाइंग विथ इक्वेशन ए ऑन बोथ द साइड्स। इक्वेशन ए में नाम दे देता हूं इस इक्वेशन को, ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये इक्वेशन ए है, दिस इज इक्वेशन ए। इस इक्वेशन के साथ साइन वाई मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड्स पे। ठीक है जी, करें मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ई पावर एक्स साइन वाई dx प्लस, अच्छा जी, फिर था ई पावर एक्स कोटेंजेंट वाई, तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स कॉट वाई साइन वाई प्लस 2y कोसेक वाई साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। दोनों साइड्स पे जो क्वेश्चन बेटा गिवन है उस क्वेश्चन में दोनों साइड्स पे हमने मल्टीप्लाई करा दिया। एक साइड 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम रहेगा, दूसरे साइड डी वाई वाला टर्म है और डी एक्स वाला टर्म है, डी एक्स के साथ भी साइन वाई को मल्टीप्लाई कर दिया और डी वाई में दो टर्म्स हैं तो दोनों के साथ अलग अलग बैठ के हमने साइन को मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता लगेगा, कल मैंने फार्मूला बताया था कोटेंजेंट वाई ट्रिग्नोमेट्री में बराबर होता है कॉस वाई अपॉन साइन वाई के, और कोसेक वाई ट्रिग्नोमेट्री में बराबर होता है 1 अपॉन साइन वाई के। ठीक है जी, अब ये जहां जहां पे हमें कॉट नजर आएगा और जहां जहां पे कोसेक नजर आएगा तो ये पुट कर देंगे। ये रहा कोटेंजेंट, इसकी जगह पे ये फार्मूला पुट करना है हमने, और ये रहा कोसेक, इसकी जगह पे ये वाला फार्मूला पुट करना है ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। इसमें बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स आ गए तो ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे। तो ई पावर एक्स साइन वाई सेम dx प्लस ई पावर एक्स कॉट की जगह पे मैं रखूंगा कॉस वाई अपॉन साइन वाई मल्टीप्लाई बाय साइन वाई प्लस 2y कोसेक की जगह पे मैं लिखूंगा 1 अपॉन साइन वाई मल्टीप्लाई बाय साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे ये वाला साइन वाई और ये वाला साइन वाई कैंसिल, ये साइन वाई और ये साइन वाई कैंसिल। अल्टीमेटली हमें जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलेगा वो ये होगा ई पावर एक्स साइन वाई dx प्लस ई पावर एक्स कॉस वाई
क्योंकि बेटा ये कॉस यहाँ पे बचा है, साइन साइन में कैंसिल हो गया, प्लस 2y dy इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द इक्वेशन, ये इक्वेशन ढूंढ रहे थे हम, ये है अपडेटेड इक्वेशन मिला हमें। अब इस इक्वेशन को जब आप चेक करोगे तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी आपको। इसके ऊपर आप डावा m अपान डावा y और डावा n अपान डावा x अप्लाई करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको हम सॉल्व करेंगे अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड में। वो सॉल्व करवाता हूं मैं, कंप्लीट करवाता हूं। ये पहले मुझे बता दें, ये वाला स्लाइड आपको समझ आया पूरा? बोले स्टूडेंट्स। सर हम क्या बोले सर, क्यों, क्या हुआ? हालात बड़े खराब हैं। हालात खराब तो सर बेटा आपको है। नॉन एग्जैक्ट वाला टॉपिक ना क्लास में करवाना चाहिए था और लीनियर वाला आप ऑनलाइन करवा रहे थे। बेटा मेरी इतना बात सुने, टफ है ये, मेरी इतना बात भी सुने, समझने की कोशिश करें, नहीं आ रहा। मेरी बात सुने। ये नॉन एग्जैक्ट का क्लास आपने छोड़ा था, मैंने फिजिकल करवाया हुआ है, ये मैं सप्लीमेंट्री पढ़ा रहा हूँ, याद रखिएगा। हाँ जी मैं वो क्लास में याद है पढ़ा सर, चुका हूँ ये मैं दूसरी याद है सर मरतबा सर। हमारा पढ़ा रहा हूँ। पेपर था, अब हमने जी आपको पता ही है, देखिए हमारा बात पेपर ये था, है, हमने जान। देखिए बात ये है कि मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन मैंने इस पे सॉल्व करवाया है, इसका वीडियो आपके हैंड ओवर करूंगा मैं। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले इसको थोड़ा सा देख के आइएगा, देख के आएंगे तो फिर फर्दर क्लास के अंदर इसको डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है? सर असाइनमेंट 2 में थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा प्लीज। हाँ असाइनमेंट 2 अगले एक हफ्ता तो मैंने दे दिया है ना उसको। ठीक है सर, थोड़ा सा असाइनमेंट 2 में आपके पास टाइम है, असाइनमेंट 2 में मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ। असाइनमेंट 2 अगले संडे तक का टाइम आपके पास है, वी आर नॉट, उसको जल्दी नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स इट। बट इसको आप यूं ना बैठ जाएं कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको, इसके अंदर आप इन होंगे, सिर्फ कंडीशंस है इसके कोशिश अंदर कर और रहे हैं कुछ भी सर। नहीं है जी, कंडीशंस है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये बजाय खुद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम नॉन एग्जैक्ट का कोई सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते ना तो आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाता। अब मैं फिर आपको असाइनमेंट भी सॉल्व करवाना था, नॉन एग्जैक्ट भी पढ़ाना, तो दोनों चीजें एक साथ आ गई। अगर एक सिंप्लीफाइड क्वेश्चन आपके सामने आ जाता तो ये बिल्कुल आसानी से हो सकता था इसमें, और आपको समझ भी आ जाता। इसमें क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की कंडीशंस भी सारी साथ में आ रही हैं और नॉन एग्जैक्ट भी आ रहा है, तो इसीलिए आप कंफ्यूज कर रहे हैं। नॉन एग्जैक्ट की सिर्फ 2 स्टेप्स हैं और कुछ भी नहीं है। पहला स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करना, दूसरा स्टेप है उसको मल्टीप्लाई करा देना, बस। बाकी ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, साइन कॉस कोसेक कॉट, ये सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री का है जो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हो रहा है, समझ रहे हो? जी सर गॉट इट। तो इस तरह से मामला है। बाकी नॉन एग्जैक्ट कोई बजाते खुद इतना मुश्किल नहीं है बेटा, 2 कंडीशन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में पी और क्यू का मसला है। अगर पी हमें प्योरली एक्स मिल जाता है तो गुड, अगर नहीं मिलता तो फिर क्यू मालूम करो, और उसका तो सीधा सीधा फार्मूला है। कंडीशन डावा एम अपॉन डावा वाई वाला जो कंडीशन है वो आप खुद मालूम कर सकते हो, वो आपको समझ में आ गया है, सिर्फ उनको माइनस करना है। माइनस करके आपने पी और क्यू निकालना है, पी और क्यू निकाल लिया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आया तो उसके बाद आप उसको जाके मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई कराओगे तो नॉन एग्जैक्ट एग्जैक्ट में बन जाएगा, और उसको उसी गिवन फार्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, अब इससे आगे मैं इसको प्रोसीड नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि इसके आगे आपको फार्मूला यूज करना है जो मैं आपको बता चुका हूँ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फार्मूला। उसमें इसको पुट कीजिएगा, पुट करके फर्दर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इसको, क्योंकि इससे आगे एग्जैक्ट है सारा मामला। ठीक है, नहीं आता तो फिर हम इसको फर्दर क्लास के अंदर भी डिस्कस करेंगे, सही है? ठीक है सर। और अगर आप चाहें तो मैं आपको एक और सिंपल सा कोई एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करवा सकता हूँ नॉन एग्जैक्ट। ठीक है सर। जी नहीं कुमेल, नहीं सर, बस जी मुझे आइडिया था, सर क्लास में ही करवाइएगा। मुझे आइडिया था। अच्छा जी कुमेल फरमाइए।
सर अगर दोनों कंडीशन मीट ना करें फिर क्या करेंगे? अच्छा, दोनों कंडीशंस जब मीट घर ना चले जाओ। करें, एक तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं इस नॉन एग्जैक्ट की क्वेश्चन के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं उसके अंदर इन दोनों में से कोई ना कोई कंडीशन मीट हो जाती है। बट अगर कोई एक्सेप्शनल केस में नॉन एग्जैक्ट में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ये दोनों फार्मूला प्रूव नहीं होते हैं, तो फिर उसको कंप्लीटली डिफरेंट मेथड है, उससे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला जो प्रोसीजर है फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, उसके तरीके से हम नहीं लेके आते इसको। उसके लिए फिर हमें पूरा डेरिवेशन करनी पड़ती है, क्योंकि बेटा याद रखना, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना के आपको सामने रख के दिया गया है, इसकी पूरी एक डेरिवेशन है। जब भी फार्मूला बना बनाया आपको मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो बैकएंड से कंडीशन और सपोजिशन के हिसाब से हमने बनाए हुए होते हैं। तो फिर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो डेरिवेशन है उसको फिर हमें वापस से रीअरेंज कराना पड़ता है। तो आप इसमें ज्यादा डेप्थ में ना जाएं। इस तरह का कोई क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा जिसमें ये दोनों कंडीशन मीट नहीं होंगी। कोई ना कोई एक कंडीशन जरूर मीट हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो फिर कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो फिर उसको हम इंडिविजुअली बेसिस पे टैकल कर लेंगे। ठीक है, सर क्विज 2 में ऐसा हो रहा सर, इसमें क्विज 2 में। चलो मैं उसको देखता हूँ, अगर क्वेश्चन 2 में ऐसा हो रहा है तो मैं क्वेश्चन चेंज कर दूंगा उसको। चलो सर चेक करके बता दें। जी, इसमें मैं चेक कर लेता हूँ, ओके अगर ऐसा होता है तो मैं चेंज कर दूंगा और वो आपको बता दूंगा। सही है, ओके सर। बल्कि क्वेश्चन 2 पूरा का पूरा मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। रीजन बीइंग के नॉन एग्जैक्ट अभी इन लोगों को समझ नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मैं उसको एग्जैक्ट डिफरेंटली क्वेश्चन दे रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, सही है सर। क्वेश्चन 2 पूरा चेंज कर रहा हूँ।